राधे राधे। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम समाज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले की जो पार्ट 1 वीडियो थी उस पर हमने समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। जिन स्टूडेंट्स ने भी पार्ट 1 समास नहीं देखा है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के समाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हर पेपर में व्याकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें उनकी प्रैक्टिस भी रहनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, रातों रात शब्द में समास है। मैंने पार्ट 1 में आपको सभी जो समास के भेद होते हैं उनमें जो भी नियम लगते हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप उसे एक बार और देखिएगा। तो चलिए इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, बी है कर्मधारय, सी है तत्पुरुष और डी है द्वंद्व समास। तो रातों रात में कौन सा समास है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। यहाँ पर अव्ययी भाव समास क्यों आया है? क्योंकि अव्ययी भाव में एक नियम ये भी रहता है कि जब कोई भी संज्ञा दोबारा रिपीट होती है, जैसे रात क्या है, एक संज्ञा है, और देखिए रातों रात, तो ये दोबारा रिपीट हुई है, तो यहाँ पर क्या है? अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखिए, चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। इसके ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। यहाँ पर चक्रपाणि दर्शनार्थ, इसका जो हम अर्थ इसका बनाएंगे वो क्या होगा? विष्णु के दर्शन के लिए। चक्रपाणि किसे संबोधित किया जाता है? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान को चक्रपाणि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए विष्णु भगवान जो कि एक विशेष अर्थ की ओर इशारा कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। अगला देखिए, प्रतिदिन में समास है। इसके ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो प्रतिदिन में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मैंने एक नियम ये बताया कि जब कोई संज्ञा दोबारा रिपीट होती है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, और यदि किसी शब्द में या संज्ञा में उपसर्ग लगता है, जैसे यहाँ पर प्रति उपसर्ग है, प्रति क्या है? उपसर्ग है, तो यहाँ पर भी क्या है? अव्ययी भाव समास। अगला देखिए, चौथा प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथाशक्ति में भी एक इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, यथा। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न देखिए, मदमाता में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। तो मदमाता, इसमें कौन सा समास है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि मदमाता, मदमाता का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? उत्साह से भरा हुआ। उत्साह से, मद माने क्या होता है? उत्साह से भरा हुआ, भरा हुआ। तो यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर से एक कारक चिन्ह लगा हुआ है जो कि क्या है? करण कारक चिन्ह है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास
हमें देखने को मिलता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में यथाविधि का सही समास कौन सा है? इसके ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। तो यथाविधि इसमें भी कौन सा समास है? इसमें है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। क्योंकि यहाँ पर देखिए यथाविधि में यथा क्या है? एक उपसर्ग है, और उपसर्ग यदि आपको किसी शब्द में दिख जाए तो वहाँ पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। 7वां प्रश्न है, प्रत्यंग में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। तो प्रत्यंग में कौन सा समास है? इसमें है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। क्योंकि इसमें ये प्रत्यंग किन शब्दों से बना है? प्रति, धन, अंग। देखिए इसमें भी क्या है? प्रति क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, बैलगाड़ी में समास है। इसके ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास। तो बैलगाड़ी इसमें कौन सा समास है? इसमें है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी का क्या अर्थ होता है? बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी या बैल द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। तो इसमें देखिए यहाँ पर की क्या है? एक कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर तत्पुरुष। और कभी भी आपको अगर किसी शब्द में कारक चिन्ह, अगर किसी शब्द का अर्थ निकालने में कारक चिन्ह वहाँ पर हमें दिखाई देता है, तो वहाँ पर क्या होता है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है 9, अनुरूप में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास। क्योंकि अनुरूप में देखिए अनु क्या लगा हुआ है? उपसर्ग। जब आप इन शब्दों को बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको ये समास के जो जितने भी नियम हैं वो अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब हम फिर परीक्षा में बैठते हैं और हमें आधे अधूरे नियम पता होते हैं, तो हम सही जो हमारा आंसर होता है उसमें क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप इन जो प्रश्न हैं उनको बार बार देखिए और इनकी प्रैक्टिस करिए, तो आपको सभी नियम आसानी से याद हो जाएंगे। अगला हमारा देखिए प्रश्न 10वां है, नी धड़क में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो नी धड़क में कौन सा समास आपको दिखाई दे रहा है? इसमें है ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। इसमें भी देखिए नी क्या है? एक उपसर्ग यहाँ पर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, लंबोदर उदाहरण है द्विगु समास का, कर्मधारय समास का, बहुब्रीहि समास का या फिर द्वंद्व समास का। तो लंबोदर ये उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास का। क्योंकि बहुब्रीहि समास में क्या होता है? दोनों ही पद, पहला पद और दूसरा पद इसमें गौण रहते हैं। ये तीसरे ही पद की ओर इशारा करते हैं। इसमें कोई तीसरा ही जो पद निकल कर आता है अर्थ के रूप में, तो वो ही यहाँ पर विशेष रहता है। तो लंबोदर अगर हम कहें तो लंबा है उदर जिसका, और लंबोदर कहने पर हमारे सामने किसकी छवि उभर कर सामने आती है? केवल गणेश जी की। किसकी? गणेश जी के। इसीलिए यहाँ पर क्या है? बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखिए, शोकाकुल में समास है। इसके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर बहुब्रीहि। तो शोकाकुल इसमें कौन सा समास है? इसमें है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगर हम शोकाकुल का अर्थ निकालें तो क्या होता है? शोक मतलब क्या होता है? दुख, दुख से आकुल या फिर उदास। तो दुख से आकुल, दुख से आकुल इसका अर्थ निकलता है, या उदास, उदास लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए तत्पुरुष में क्या होते हैं? कारक चिन्ह लगे होते हैं। तो यहाँ पर से क्या है? कारक चिन्ह। और कौन सा कारक चिन्ह है? ये करण, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखिए, अकाल पीड़ित में समास होगा। इसके ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्वंद्व।
तो अकाल पीड़ित में समास है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। इसमें भी देखिए, अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो क्या होगा, अकाल से पीड़ित। क्या है, अकाल से पीड़ित। तो यहाँ पर से क्या है, कारक चिन्ह, और से क्या है, करण कारक। अगला प्रश्न देखिए, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो परमानंद इसका जो सही कारक है, समास है, वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। क्योंकि परमानंद इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा, उत्तम है आनंद जो। उत्तम है या परम है, आप इसको परम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर परम, परम है आनंद जो। आनंद जो। और कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है? जब हम किसी शब्द का अर्थ निकालते हैं, यदि उसमें क्या होता है, जो या के समान अगर ये शब्द आए तो वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समान हमें समास हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास है। इसके ऑप्शन है तत्पुरुष और कर्मधारय। बी ऑप्शन है सभी, ये जो दोनों दिए हैं वो बहुब्री हैं। सी है सभी संप्रदान तत्पुरुष हैं, या फिर डी है कर्मधारय और द्वंद्व समास इनमें है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 20। ये दोनों ही क्या है, बहुब्रीही समास के उदाहरण हैं। क्योंकि देखिए, चंद्रमाल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, चंद्रमा की माला। चंद्रमाओं की माला एक विशेष अर्थ की तरफ ये इशारा कर रहा है। और सुलोचना, सुलोचना का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एक सुंदर आँखों वाली। सुलोचना माने सुंदर आँखों वाली, यानी कि एक सुंदर स्त्री की तरफ ये हमें बता रहा है। तो ये तीसरे ही अर्थ की तरफ हमें ध्यान हमारा आकर्षित करता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुब्रीही समास, इन दोनों में बहुब्रीही समास हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी शब्द का समास है। इसके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्रीही। तो पर्णकुटी इसमें जो समास है वो है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। क्योंकि पर्णकुटी, देखिए पर्णकुटी का जो अर्थ है वो क्या है, पत्ते से बनी कुटी, यानी कि कुटिया। पत्ते से, यहाँ पर से क्या है, एक कारक चिन्ह यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और जो कि क्या है, करण कारक। अगला प्रश्न देखिए, रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? रसोई का घर, रसोई के लिए घर, रसोई और घर, या फिर घर की रसोई। तो इसका जो सही अर्थ अगर समास विग्रह किया जाए तो वो है ऑप्शन नंबर बी, रसोई के लिए घर। और इसमें कौन सा समास है, रसोई के लिए? देखिए यहाँ पर आया है कारक चिन्ह, तो ये जो कारक चिन्ह है वो है संप्रदान विभक्ति का, ये तत्पुरुष है। कौन सा है, संप्रदान विभक्ति का तत्पुरुष यहाँ पर समास रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अपादान तत्पुरुष। क्योंकि यहाँ पर अपादान क्यों है, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो क्या निकलता है अर्थ, ऋण से मुक्ति, ऋण से मुक्ति, और जो कि क्या है, अपादान विभक्ति में आता है, से अलग होने के अर्थ में, और यहाँ पर तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, कठपुतली में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष। तो कठपुतली में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर डी, संबंध तत्पुरुष। और कठपुतली का अगर हम अर्थ निकालें तो क्या होता है, कठ मतलब क्या होता है, काष्ठ, यानी कि लकड़ी, लकड़ी की पुतली या फिर लकड़ी से बनी हुई गुड़िया। अगला प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व,
अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। इसमें दूसरे पद की प्रधानता रहती है। 21वां क्वेश्चन है, अजातशत्रु में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन हैं द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो अजातशत्रु इसमें कौन सा समास है? इसमें है ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। यहाँ पर बहुव्रीहि समास क्यों रहा? क्योंकि अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई शत्रु नहीं। तो ये क्या है? जिसका कोई शत्रु नहीं उसे कहा जाता है अजातशत्रु। इसलिए यहाँ पर क्या है? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, समास का शाब्दिक अर्थ है। इसके ऑप्शन है विच्छेद, संक्षिप्त, विस्तृत या फिर विग्रह। तो इसका सही जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर बी, संक्षिप्त। अगला प्रश्न है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो इस शब्द में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। गौशाला इसका क्या अर्थ होता है? गाय के लिए शाला, या आप कह सकते हैं गाय के लिए घर। तो यहाँ पर हमें देखिए कारक चिन्ह किस में होता है? तत्पुरुष समास में होता है। तो यहाँ पर कारक चिन्ह आया हुआ है के लिए, गाय के लिए। अगर आप इसका अर्थ निकालें तो ये क्या है? के लिए किस में यूज होता है? संप्रदान तत्पुरुष में। संप्रदान तत्पुरुष में ये आता है। इसमें संप्रदान विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ध्यान मग्न में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। ध्यान मग्न का अर्थ है ध्यान में मग्न। तो इसीलिए यहाँ पर कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है हमें, इसलिए तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमुख में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर द्विगु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। क्योंकि चंद्रमुख का अर्थ अगर हम निकालें क्या होता है? चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख। देखिए यहाँ पर के समान या जो यदि शब्द हमें दिखे तो वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास। यदि आप परिभाषा के रूप में कर्मधारय समास को देखना चाहते हैं तो क्या होता है? इसमें प्रथम पद और उत्तर पद में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य के बीच संबंध पाया जाता है, या फिर उपमेय और उपमान के बीच में संबंध पाया जाता है। और अगर आप इसमें बिना परिभाषा के ही इसे जल्दी से याद करना चाहते हैं, या फिर इसे एक तरह से ट्रिक आप समझना चाहते हैं, तो जब आप शब्दों को क्या करेंगे? अर्थ निकालेंगे। अगर शब्दों के अर्थ में के समान या जो आपको दिखे तो वहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, सद्भावना का समास भेद है। इसके ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास हमें सद्भावना में देखने को मिलता है। क्योंकि सद्भावना का देखिए अगर आप अर्थ निकालें तो क्या होता है? अच्छी भावना। सत माने क्या होता है? अच्छी, और भावना का मतलब है भाव। तो यहाँ पर क्या है? सत क्या है? विशेषण हो गया। देखिए विशेषण, सत क्या है? विशेषण। और भावना क्या है? विशेष्य। भावना क्या है? विशेष्य। तो अभी मैंने आपको बताया कि यदि आप परिभाषा रूप में इसे याद करना चाहते हैं तो इसमें प्रथम पद और दूसरे पद में क्या होता है? विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है, या फिर उपमेय उपमान का संबंध इसमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, धर्म बुद्धि में समास है। इसके ऑप्शन है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर
कर्मधारय। तो धर्म बुद्धि में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। इसमें भी कर्मधारय इसलिए है क्योंकि यदि आप धर्म बुद्धि को अर्थ में निकालें तो इसका जो अर्थ निकलता है धर्म के अनुसार बुद्धि। अगला प्रश्न देखिए, नील गाय में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। मैं आपको इसलिए ये समास रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से ये नियम याद हो जाएं और आप एग्ज़ाम में कोई गलती ना करें। तो नील गाय का क्या अर्थ निकलता है? नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। देखिए इसमें नील गाय में विशेषण और विशेष्य इसका संबंध पाया जा रहा है। देखिए गाय क्या है? विशेष्य है, और नील क्या है? उसकी विशेषता है। और मैंने बोला कि यदि आपको सेंटेंस में यानी कि उसका अर्थ निकालने में यदि जो या के समान आपको शब्द दिखें तो वहाँ पर आप कर्मधारय समास ही लगाइए। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? इसके ऑप्शन है सुख दुख, तिरंगा, गृह प्रवेश या फिर अंधकूप। तो इसको देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंधकूप। अंधकूप में कर्मधारय समास क्यों हुआ? क्योंकि यदि हम अंधकूप का अर्थ निकालें तो क्या होता है? अंधकूप का अर्थ होता है अंधा है जो कूप, अंधा है जो कूप यानी कि कुआं। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द निकला है तो यहाँ पर इसीलिए कर्मधारय समास है अंधकूप में। और तिरंगा में देखिए आप, तिरंगा तीन रंग, तो यहाँ पर आ गया आपका द्विगु, क्योंकि द्विगु क्या होती है? संख्यावाचक, इसमें समास पाया जाता है। और सुख दुख, ये इसमें क्या है? द्वंद्व समास। इसमें और का प्रयोग किया जा रहा है, सुख और दुख, और जहाँ पर भी और तथा एवं का प्रयोग हो वहाँ पर द्वंद्व समास हमें दिखता है। और गृह प्रवेश, इसमें क्या है? तत्पुरुष समास, क्योंकि गृह प्रवेश का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है घर में प्रवेश। अगला प्रश्न है, नील कमल में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन देखिए, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पर क्या है? जो का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न देखिए, द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवन, भूदेव, राजा रानी या फिर पीताम्बर। तो इसमें देखिए द्विगु समास का जो उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर ए, त्रिभुवन, क्योंकि इसमें क्या है? त्रि, यहाँ पर जो संख्यावाचक यहाँ पर हमें समास देखने को मिल रहा है। और भूदेव का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के देवता, तो यहाँ पर है तत्पुरुष समास। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु भगवान या फिर आप कह सकते हैं कृष्ण भगवान। तो दोनों के लिए ही पीताम्बर शब्द का यूज किया जाता है। राजा रानी, इसमें क्या है? द्वंद्व समास, क्योंकि राजा और रानी, इसमें क्या है? और का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखिए, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर द्विगु। तो पंचवटी इसमें है ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। पंचवटी 5 वटों का समूह, यानी कि 5 पीपल के वृक्षों का समूह, उसे कहा जाता है पंचवटी। तो द्विगु समास जिसमें संख्या हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? इसके ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुष। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास, क्योंकि अगर हम धनुर्बाण का समास विग्रह करें तो क्या बनता है? धनुष और बाण, तो इसमें द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, लाभ हानि में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कौन सा समास है, हानि और लाभ, और का प्रयोग हो रहा है, तो द्वंद्व समास इसमें है। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है। इसके ऑप्शन है, उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी और दूसरा पद भी। अगला प्रश्न है, आजन्म शब्द में समास है। इसके ऑप्शन हैं द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव। तो इसमें जो समास है वो है ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव, क्योंकि आजन्म में कौन सा उपसर्ग लगा है, आ, और अव्ययी भाव वहाँ पर होता है जब किसी शब्द में कोई क्या लगता है, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है। तो इसके ऑप्शन हैं, देखिए, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर द्विगु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि। तो वाचस्पति का अगर हम अर्थ निकालें तो क्या होता है, वाच अर्थात वाणी का पति। तो वाणी का पति, इसमें का क्या है, एक मिनट, ये इसमें थोड़े ऑप्शन गलत हुआ है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तत्पुरुष समास, इसमें तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इसमें तत्पुरुष, इसमें तत्पुरुष समास होगा, जो कि संबंध, इसमें संबंध कारक की, जो संबंध कारक की विभक्ति लगी हुई है इसमें, वाणी का पति, वाचस्पति मतलब, वाच मतलब क्या होता है, वाणी, वाणी, वाणी का पति, इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर निकलता है। तो इसमें का है, और जो कि संबंध कारक इसमें हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, योगदान में कौन सा समास है। इसके ऑप्शन है, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो योगदान में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। योगदान का जो अर्थ होता है वो क्या है, योग का दान, और इसमें देखिए का हमें यहाँ पर विभक्ति देखने को मिलती है, जो कि क्या है, संबंध, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, कुसुमाकर में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो कुसुमाकर में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि, क्योंकि कुसुमाकर का अगर हम अर्थ निकालें तो क्या होता है, फूलों का खजाना। क्या निकलता है इसका अर्थ, फूलों का खजाना। फूलों का खजाना किसे कहा जाता है, केवल वसंत ऋतु को। किसे कहा जाता है, वसंत ऋतु को फूलों का खजाना भी कहा जाता है, इसलिए ये तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अगला प्रश्न है, जलमग्न शब्द में समास होगा। इसके ऑप्शन है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष, क्योंकि जलमग्न, जल में मग्न, यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह हमें देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताना है। द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसमें जो सही समास है वो है ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष, क्योंकि इसका जो अर्थ निकलता है वो है गंगा का जल, और का क्या है इसमें, कारक चिन्ह। अगला प्रश्न है, यथारुचि में समास है। इसके ऑप्शन है, बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। तो यथारुचि में देखिए कौन सा समास है, ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव। और देखिए रुचि में उपसर्ग लगा हुआ है यथा, और जहाँ पर आप उपसर्ग देखते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, इनमें जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और कोई तीसरा ही जो अर्थ निकल कर आता है वही वहाँ पर प्रमुख होता है, तो वहाँ पर कौन सा समास देखने को मिलता है, वो है ऑप्शन नंबर
डी बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न देखिए, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास, क्योंकि नीलोत्पलम का जो अर्थ है वो है नीला है जो उत्पल, और उत्पल किसे बोला जाता है? कमल को। नीला है जो कमल। तो देखिए यहाँ पर जो हमें दिख रहा है तो ये है कर्मधारय समास, और इसमें क्या है? विशेषण और विशेष्य हमें संबंध देखने को भी मिल रहा है। अगला प्रश्न है, जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर कर्मधारय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पद इसमें प्रमुख रहता है और पूर्व पद इसमें गौण रहता है। अगला प्रश्न है, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो उसे कौन सा समास कहेंगे? देखिए एग्ज़ाम में कभी कभी इसी तरह की परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, तो आप इन परिभाषाओं को भी याद रखिए। जिसमें पहला शब्द क्या हो? विशेषण हो, और दूसरा शब्द विशेष्य हो। इससे संबंधित मैंने बहुत सारे ऊपर आपको उदाहरण भी दिए हैं अभी। तो देखिए ऑप्शन तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, मनमाना में कौन सा समास है? इसके ऑप्शन है कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव। तो मनमाना इसमें है ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। मनमाना, मनमाना का अगर हम अर्थ निकालें या समास विग्रह करें तो देखिए मन से माना हुआ, मन से, और तत्पुरुष में देखिए कारक चिन्ह हमें देखने को मिलता है, और इसमें से यानी कि करण कारक चिन्ह है इसमें, करण, करण से के द्वारा। अगला प्रश्न है, सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। तो इसके ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास, क्योंकि सात इसमें हमें दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, कर्मधारय समास का उदाहरण है श्वेतपत्र, नीलकंठ, गगनचुंबी, पाठशाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्वेतपत्र। और श्वेतपत्र का अगर हम अर्थ निकालें तो इसमें क्या है कि श्वेतपत्र का क्या अर्थ निकलता है? श्वेत है जो पत्र, जो देखिए श्वेत अर्थात सफ़ेद है जो पत्र। तो यहाँ पर जो हमें कारक चिन्ह इसमें देखिए जो शब्द दिखाई दे रहा है, तो जिसमें जो या के समान आपको शब्द दिखे वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास। और नीलकंठ किसे कहा जाता है? केवल शिव जी को, जो कि तीसरा ही अर्थ यहाँ पर हमें दिखता है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। पाठशाला क्या होता है? पाठ के लिए शाला या घर, पढ़ने के लिए घर। यहाँ पर क्या है? संप्रदान तत्पुरुष है। और देखिए गगनचुंबी, और इसका अर्थ निकलेगा गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर क्या है? को, यहाँ पर हमें कारक चिन्ह दिखता है गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पर भी क्या है? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन सा तत्पुरुष समास है? अष्टाध्यायी, आजन्म, आशातीत या फिर शीतोष्ण। तो इसमें देखिए इसका जो सही आंसर है तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, आशातीत। अष्टाध्यायी का अगर हम अर्थ देखें तो ये क्या है? इसमें आठ अध्याय। तो यहाँ पर क्या है? द्विगु समास। आजन्म, इसमें क्या है? जन्म से पहले क्या लगा हुआ है? उपसर्ग, तो अव्ययी भाव समास है इसमें। शीतोष्ण, देखिए शीत और उष्ण, तो यहाँ पर और शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। और आशातीत, आशातीत का जो अर्थ होता है आशा से अतीत, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? अपादान कारक हमें चिन्ह देखने को मिल रहा है। तो इसमें तत्पुरुष समास है, और ये क्या है? से अलग होने के अर्थ में। अपादान जो कारक होता है वो किस में लिया जाता है? से अलग होने के अर्थ में, आशा से अतीत।
अगला प्रश्न देखिए, महाजन शब्द में समास है। इसके ऑप्शन है द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर द्विगु। तो महाजन जो शब्द है इसमें ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम इसका अर्थ निकालें या समास विग्रह करें तो क्या होता है, महान है जो जन, महान है जो व्यक्ति। तो देखिए जो शब्द यहाँ पर आया हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास है और हमें यहाँ पर विशेषण विशेष्य में संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न है, बारहसिंगा शब्द में समास है। इसके ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, क्योंकि बारहसिंगा का अगर आप समास विग्रह करते हैं तो इसका अर्थ क्या निकलता है, 12 सींगों वाला विशेष जानवर, 12 सींगों वाला जानवर। और 12 सींगों वाला जानवर एक विशेष जानवर की तरफ, जो जिसे हम हिरण, एक विशेष प्रकार का क्या होता है हिरण, उसकी तरफ को ये अर्थ हमें बताता है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या है, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, सुपुरुष में कौन सा समास है। इसके ऑप्शन है द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय, क्योंकि सुपुरुष का यदि आप अर्थ निकालें तो अच्छा है जो पुरुष। देखिए यहाँ पर फिर से जो शब्द आया है तो तभी यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। तो इसका हमें अर्थ निकालना है, वचन रूपी अमृत, अमृत वचन, वचन और अमृत या फिर अमृत जैसी वाणी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए वचन रूपी अमृत। अगला प्रश्न है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द कौन सा समास है। इसमें देखिए यहाँ पर रेखांकित है ये शब्द, तो इसमें अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, क्योंकि जो पर है ये क्या है, एक कारक चिन्ह है। पर क्या है यहाँ पर, अधिकरण तत्पुरुष। अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है। इसके ऑप्शन है तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि। यहाँ पर बहुव्रीहि क्यों कहा इसे, क्योंकि निशाचर यानी कि निशा रात्रि में घूमने वाला, और रात्रि में जो घूमने वाला है उसे क्या कहा जाता है, केवल राक्षस। क्या कहा जाता है, राक्षस। तो यह तीसरे अर्थ की तरफ संकेत कर रहा है निशाचर, इसीलिए यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि। जो रात में घूमते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, राक्षस अर्थात निशाचर। अगला प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है। इसके ऑप्शन है द्विगु, अव्ययी भाव, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। तो कन्यादान में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास, क्योंकि कन्यादान का अगर आप अर्थ निकालते हैं तो क्या होता है, कन्या का दान। देखिए यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हुआ है और ये हमें जब हमने इसका समास विग्रह किया तब हमें यह यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर का जो है वो संबंध तत्पुरुष यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे का समास है। द्विगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर किसी संज्ञा का 2 बार रिपीट होती है कोई संज्ञा तो वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास। और या फिर आपको उपसर्ग देखने में मिले किसी शब्द में तो फिर भी वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है, हस्तलिखित में समास है। इसके ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। तो हस्तलिखित में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष। हस्तलिखित हाथ से लिखित या हाथ से लिखा हुआ, तो यहाँ पर से कारक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट ये प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है। इसके ऑप्शन है द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आपके लिए ऐसे ही हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक आगे भी लाती रहूँगी।
मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।